हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एडवोकेट शिवम। आज का जो टॉपिक है वो है एफआईआर से रिलेटेड। कुछ भी घटना अगर होता है तो हम सबसे पहले लोकल थाना में जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना है चार चीज: डीओ, पीओ, टीओ, एमओ। हम बताते हैं क्या ये। सबसे पहले डीओ, डेट ऑफ अकरेंस, किस दिन का घटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पीओ, प्लेस ऑफ अकरेंस, कहां पर घटना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देन आपका हो गया टीओ, टाइम ऑफ अकरेंस, किस समय को ये घटना घटा है। देन हो गया एमओ, मैनर ऑफ अकरेंस। ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने एफआईआर में बताने का। इस चीज को अगर आप बताते हैं तो आपका जो केस होता है और स्ट्रांग होता है, उसका ग्रेविटी जो होता है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और आपको आगे चल के इस पे आपके फेवर में जजमेंट होता है और आपको न्याय मिलता है, जस्टिस आपके फेवर में होता है। तो ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। उसमें घटना किस दिन का है, घटना कब का है, घटना का जगह क्या है और किस के द्वारा किया गया है। जो भी आदमी है, जो भी ये घटना को अंजाम दिया, चाहे मर्डर हो, एक्सटॉर्शन हो, कुछ भी, आपको उसमें बताना है कि उसका नाम क्या है। अगर एड्रेस जानते हैं तो भी बताइए। उसके साथ कौन कौन व्यक्ति थे, क्या क्या लेके आए थे साथ में अपने। कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं घटना का। और ये सब के साथ आपको ये भी उसमें बताना है कि क्या क्या सामान को नुकसान आपका पहुंचाए हैं, क्या क्या सामान आपका चोरी हुआ है। तो ये चीज एफआईआर में मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो ग्रेविटी है बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और आपको आगे चल के इस पे जस्टिस जरूर मिलेगा। घटना अगर होता है तो हम सबसे पहले लोकल थाना में जाते हैं, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, चोरी हो, घर में कोई जबरदस्ती घुस गया हो, मर्डर का हो, या जो भी केसेस हो, हम लोग सबसे पहले जाते हैं थाना। लोकल थाना में अपना लिखित शिकायत देते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन। वहां पे पुलिस जो है आपको आपका एप्लीकेशन को पढ़ेगा और अगर वो गंभीर मामला बनता है या जो भी है अवेलेबल है तो आपका रजिस्टर करेगा केस। केस रजिस्टर करने के बाद पुलिस देखेगा, पुलिस दो चीज देखता है, वेदर इट इज नॉन बेलेबल और बेलेबल। बेलेबल है तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा और नॉन बेलेबल है तो पुलिस का पहले पावर था आपको तुरंत अरेस्ट कर लेने का। लेकिन अभी जो एक रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस स्टेट वर्सेस सीबीआई, इस जजमेंट के तहत आपको पुलिस अगर 7 साल तक सजा है तो पनिशमेंट है, तो आपको पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है कोई बिना नोटिस सर्व किए। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, 7 साल तक अगर सजा है तो उसमें पुलिस आपको कभी अरेस्ट नहीं कर सकता है बिना नोटिस के। अगर पुलिस आपको नोटिस भेजती है, उससे पहले और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, जैसे पुलिस रजिस्टर्ड करता है एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, वो तुरंत 24 आवर, विद इन 24 आवर पुलिस का हर थाने का ड्यूटी है उसको लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सेंड करने का, भेजने का। लोकल मजिस्ट्रेट जो भी है अपॉइंट रहता है, कौन थाने का कौन मजिस्ट्रेट है लोकल थाने का। लगभग एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 3-4 थाना होता है। वो लोकल थाना जो भी है वो भेजेगा अपना मजिस्ट्रेट, जो भी उसका जुडिक्शन में मजिस्ट्रेट आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको भेजेगा। वहां से फिर वो आपको नोटिस सर्व करे भेजेगा। नोटिस सेंड करने के बाद आपको उसका रिप्लाई देना है। वहां पे कंडीशन रहता है क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस का जवाब टाइम से दिया तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मीन्स आपका जो सजा है वो 7 साल तक का है, उसमें पुलिस आपको बिना नोटिस का अरेस्ट नहीं कर सकता है। नोटिस सर्व होने के बाद आप उसका रिप्लाई दे देते हैं और आपको एप्रीहेंशन है कि पुलिस अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि 7 साल का सजा है, इसमें पुलिस को पावर है कि डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता अगर गंभीर अपराध है तो। इसीलिए आप नोटिस के बाद सबसे पहले एंटिसिपेटरी बेल फाइल करें। एंटिसिपेटरी बेल फाइल आपका होता है सीआरपीसी के सेक्शन 438 और 440 में। एंटिसिपेटरी बेल आप जब भी फाइल करेंगे वो आपका होता है डिस्ट्रिक्ट जज में फाइल, जिसको बहुत से जगह पे पीडीजे भी बोला जाता है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज वहां पे दो कंडीशन है, या तो बेल अलाउ होगा या फिर रिजेक्ट होगा। बेल अगर अलाउ होता है तो आप बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे, जो कि आपका लोअर कोर्ट में ही फाइल होगा जहां पे थाना भेजा था पहले।
क्योंकि यह एंटिसिपेटरी बेल जब भी फाइल होता है वो आपका फाइल होता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और रांची में जुडिशियल कमिश्नर बोला जाता है उसको, उन्हीं को, उस पोजीशन को। वहां पे आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, बाहर आपका बेल हो जाता है तो आप बेल बॉन्ड लोअर कोर्ट में फाइल करेंगे, और अगर बेल रिजेक्ट होता है तो आपके पास एक और है सेकेंड ऑप्शन, वो हाई कोर्ट में आप फिर से एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलोंग विथ योर रिजेक्शन ऑर्डर, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज से रिजेक्ट हुआ है, और एक जो है उसके साथ एफआईआर का जेरोक्स कॉपी लगेगा। आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में अगर बेल अलाउ हो गया या रिजेक्ट हुआ, अलाउ हो गया तो वापस लोअर कोर्ट जहां थाना भेजा था वहां पे आ जाएगा आपका ऑर्डर हाई कोर्ट का, वहां पे आप फिर से बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए। वहां पे आने के बाद आपको जब बेल मिल जाता है, आप बेल बॉन्ड भर देते हैं, वहां पे फिर आपका रूल खत्म होता है। उसके बाद आपका जो वहां पे केस नंबर है वो रजिस्टर्ड रहेगा। वहां पे फिर आईओ जो है इसमें नियुक्त होता है। आईओ नियुक्त जो होता है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट जमा करेगा। चार्जशीट जब जमा होता है उसके बाद, चार्जशीट जमा के बाद जो भी रिकॉर्ड होता है वो थाना नंबर, अगर कुछ भी होता है तो वो थाना नंबर से हट के उसके बाद जीआर पड़ जाता है। जीआर हो गया आपका जनरल रिकॉर्ड। जीआर जब होता है जनरल रिकॉर्ड, जनरल रिकॉर्ड आपका फिर चलेगा, वो सबसे पहले आपका जो है वो अपीयरेंस पे आएगा। अपीयरेंस आपको कोर्ट में फिर एक बार, या तो कोर्ट आप सम्मन भेजेगा आपको, आप अपीयर हो जाइए वहां पे। अपीयर होने के बाद आपको सबसे पहले अपीयर होने के बाद वहां पे कोर्ट में आप जब अपीयर होते हैं, अपीयर होने के बाद आपको पुलिस पेपर रिसीव कराएगा। पुलिस पेपर वहां पे आप जब रिसीव कर लेते हैं, पुलिस पेपर आपका 207 सेक्शन में रिसीव होगा। पुलिस पेपर हो गया, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो पुलिस किससे किससे गवाही लिया है, गवाही लेने के बाद कौन क्या बोला है, उसमें विटनेस रहेगा, जो भी साक्ष्य देखा है या भी कितना सच्चाई है केस में, तो उसका लेता है लगभग 4-5, या जो भी आस पड़ोस का है, जो घटना देखा है या जो सुना है उसका भी पुलिस लेता है। जो सुन के जब बयान देता है उसको बोला जाता है हियरसे विटनेस। जो आंखों देखा बताता है वो हो गया आपका डायरेक्ट एविडेंस। उसका अगर देता है पुलिस पेपर आप रिसीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है चार्ज पे। चार्ज अगर आपका है तो चार्ज के टाइम आपको कोर्ट में फिजिकल रहना बहुत जरूरी है। 1 से 2 डेट अगर कोर्ट देखता है आप फिजिकली अपीयर नहीं हुए हैं कोर्ट में, तो आपका बेल बॉन्ड रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और आप पे फिर से एनबीडब्ल्यू इशू हो जाता है। इसीलिए आप इसको जब भी अगर आपका चार्ज पे रहे तो कोर्ट जरूर जाइए। चार्ज से पहले आप डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं वही कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में भी ऑप्शन है, लोअर कोर्ट अगर आपको डिस्चार्ज करता है तो अच्छी बात है, वो केस देखते हुए, केस का ग्रेविटी देखते हुए। अगर आपका नहीं होता है डिस्चार्ज तो आप ऊपर कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, जहां पे एंटिसिपेटरी बेल फाइल किए थे जुडिशियल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। चार्ज अगर हो जाता है, चार्ज फ्रेम होता है, उसको कहते हैं चार्ज 211 सीआरपीसी में होता है फ्रेम। चार्ज फ्रेम होने के बाद किस किस धाराओं में आप पर केस चलेगा उसको बोलते हैं चार्ज। किस किस धाराओं में आप पर केस आगे चलेगा, ट्रायल चलेगा, उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज के बाद आपका जो केस है वो आ जाता है एविडेंस पे। एविडेंस गवाही पे आ जाता है। गवाही पे जितना भी इन्वेस्टिगेशन में जो गवाह रहता है, जो पुलिस पेपर रहता है उसमें गवाह का नाम दिया रहता है, कौन कौन गवाही दिया आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में। गवाही जो भी रहेगा वो उसको कोर्ट सम्मन करेगा। सम्मन के बाद वो कोर्ट आएगा। कोर्ट में सबसे पहले उसका होता है चीफ, पीपी उसका चीफ लेगा। पीपी हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो आपका रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। चीफ पुलिस लेने के पीपी लेने के बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एक्यूज्ड के जो भी लॉयर है या कंडक्टिंग काउंसिल है वो आपका क्रॉस लेंगे। जो भी आप बोले हैं अपने चीफ में उसको वो तोड़ने का कोशिश करेंगे इन सिंपल वर्ड।
चीफ क्रॉस में अगर आप ठीक है अगर हो पाता है, पॉसिबल होता है तो टूट जाता है। चीफ होने के बाद उसके बाद अनदर विटनेस, जो भी जितना भी विटनेस है वो होता है। अगर एक बार कोर्ट में विटनेस आ जाता है तो कोर्ट का ड्यूटी है कि उसको वापस बिना गवाही के ना भेजे। अगर आप कोर्ट में चले गए हैं तो वो बहुत कम चांस होता है, कुछ ऐसा अगर होता है कि पीपी नहीं है, कोर्ट नहीं बैठा है, तभी आप वापस जाइए। लेकिन अगर आपको है कोर्ट भी बैठा हुआ है, पीपी भी है, तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, उस दिन विटनेस होगा ही। ये प्रोविजन है, आपको कोर्ट ऐसे नहीं भेज सकता है वापस। गवाही जब हो जाता है, जितना भी गवाह होता है, लास्ट में आपका होता है आईओ। आईओ हो गया आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी है वो आपका लास्ट गवाही होता है कि वो किसका किसका बयान लिया है, घटना स्थल पे गया है कि नहीं गया है। इसीलिए जब भी एफआईआर आप करने जाएं तो घटना स्थल का जिक्र करें, समय का जिक्र करें, जो भी एक्यूज को आप देखें वो नाम का जिक्र करें, जो भी उसके साथ आया है उसका जिक्र करें अपने एफआईआर में। कितने बजे का घटना है, कहाँ पे घटना हुआ है, घटना का आप उसमें चौहद्दी भी लिख सकते हैं, क्या क्या आपके साथ घटना घटित हुआ है, ये सब आपको बहुत जरूरी है मेंशन करना है एफआईआर में। आयु क्या गवाही के बाद आता है आपका स्टेटमेंट पे। क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है वो आपका हो गया 313। स्टेटमेंट पे आपसे कोर्ट क्वेश्चन करेगा कि आप पे यह आरोप लगा हुआ है, जो भी आरोप आपका एफआईआर में है, कि आप पे आरोप लगा है कि आपने इसका घर में घुस के एबीसीडी जो भी हो, आपके घर में घुस के आपने हथियार दिखाया और उसके बल पे आप उससे उसके घर में चोरी की है, या जो भी हो घटना, आपके एफआईआर से देख के आप पे कोर्ट क्वेश्चन पूछेगा। और कोर्ट क्वेश्चन पूछने का था आपका जो भी जवाब रहेगा, या तो आप सबसे पहला उसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहेगा क्या आपने गवाहों का बयान सुना है। गवाहों का बयान के बाद आपका जो भी रहेगा एफआईआर से कि आपके विरुद्ध ये साक्ष्य पाया गया है, आपके विरुद्ध ये आरोप लगाया गया है कि आप ऐसा ऐसा काम किए हैं, आपको क्या कहना है। आपको उसमें सबसे पहले तो ना ही कहना है, क्योंकि हाँ कहने से आप डायरेक्ट वहीं से कस्टडी में जा सकते हैं, आप पे आरोप सिद्ध हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कोर्ट पूछेगा वो सफाई में क्या कहना है, उसमें जनरली निर्दोष ही कहा जाता है, और अगर आपको लगता है कि आप निर्दोष है तो आपको भी वही कहना है। इसके बाद स्टेटमेंट के बाद डिफेंस एविडेंस पे आएगा, डिफेंस विटनेस। आपके पास आपको ऐसा लगता है कि जो एफआईआर हुआ है वो आपके विरुद्ध गलत हुआ है, झूठा आरोप है, तो आप उसमें डिफेंस एविडेंस अपना दे सकते हैं कि जो भी आप है यहाँ पे नहीं थे, घटना के समय बाहर थे, या कोई आपके पास ऐसा ठोस एविडेंस है, कॉन्जेंटिव एविडेंस है कि आप ट्रेन में थे या फिर प्लेन का टिकट हो, या बाहर थे नहीं थे, तो आप उसमें डिफेंस अपना दे सकते हैं, जो भी आपके पास रिलेटिव डॉक्यूमेंट है। आप इसके साथ अगर ऐसा है तो आप हाईकोर्ट भी फाइल कर सकते हैं क्रॉसिंग पिटिशन 482 सीआरपीसी के तहत। उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे जाएगा, स्टेट की तरफ से पीपी आर्ग्यूमेंट करेगा इंफॉर्मेंट के साइड से जो केस किए हैं, और आपके साइड से एक्यूज के साइड से उसके एडवोकेट आर्ग्यूमेंट करेंगे। आर्ग्यूमेंट में बेसिकली आपका रहता है जो जो गवाह हुआ है उसका एफआईआर में क्या कहा गया है वो रहेगा आर्ग्यूमेंट में। पूरा प्रॉपर जितना गवाही हुआ है, क्रॉस में जितना पूछा गया है, वो सब इंपॉर्टेंट जो है आपके फेवर का, एक्यूज के फेवर का, वो कोर्ट को हाईलाइट किया जाएगा कि ये पॉइंट पे है जिससे सिद्ध नहीं होता है कि आपने ये किया है, ये आपका ये बनता है इस पर केस। कोर्ट ये सब को देखने के बाद फाइनल जो है वो आपका या तो आपको कन्विक्शन देता है, पनिश करता है, या फिर एक्विटल करता है। ये चीज पूरा टोटल हुआ एफआईआर का बाद। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इसमें इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक दो या जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो, मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ओके, थैंक यू।